Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 1st of September 2021, Wednesday. Inspiration of the day is failure is the key to success. Each mistake teaches us something. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. India post record 20.1% GDP growth on low base. आज के न्यूज़पेपर में जो मैक्सिमम न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मैंने क्या किया, कुछ आर्टिकल्स को एक ही कॉलम में क्लब कर दिया है जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके और आप रिलेट कर सकें एक न्यूज़ को दूसरी न्यूज़ से। ऑल्दो आज के न्यूज़पेपर में मैक्सिमम न्यूज़ जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से रिलेटेड है। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। इंडिया पोस्ट रिकॉर्ड 20.1% जीडीपी ग्रोथ ऑन लो बेस। सो इंडियन इकोनॉमी ग्रू बाय रिकॉर्ड 20.1% इन द वेरी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल ईयर, यानी क्वार्टर 1 ऑफ फिस्कल ईयर 22। तो क्वार्टर 1 ऑफ फिस्कल ईयर 22 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रही वो 20.1% की रही। लेकिन अगर बहुत क्लियरली इस डेटा को ऑब्जर्व किया जाए तो हम इसको देख पाएंगे लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में ये हमें 20.1 का एक्सपेंशन दिख रहा है, क्योंकि इसी पीरियड में यानी क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडियन इकोनॉमी 24.4% से कॉन्ट्रैक्ट करी थी, इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। तो देर इज़ अ वेरी लिटिल कॉज ऑफ चेयर, क्योंकि देर इज़ अ लो बेस इफेक्ट इन द वेरी कॉरस्पॉन्डिंग 3 मंथ्स ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर यानी फिस्कल ईयर 21 में। इसके अलावा ये जब नंबर जब भी देखता है कोई इंडिविजुअल या हम भी कोई नॉर्मल इंडिविजुअल, तो उसको लगता है कि इस क्वार्टर 1 में इंडियन इकोनॉमी जो है वो जीडीपी ग्रोथ जो है उसकी वो पॉजिटिव हो गई है। सो समवेयर दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ जीडीपी 20.1 ऑल्सो हाइड द डिसरप्शन दैट इज कॉज्ड बाय द सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक। इवन इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक के जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो इफ़ेक्ट हैं, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वेव में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से इकोनॉमिक रिसेशन आया था, ये कह सकते हैं सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट थे उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जबकि सेकेंड वेव में डिमांड साइड फैक्टर्स जो हैं उनका ज़्यादा रोल है इन इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये जो नंबर है ये नंबर मिसलीडिंग है। जीडीपी वॉज स्टिल 9.2% लोअर देन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20, यानी प्री पैंडेमिक। अगर सच रियल इम्पैक्ट देखना है तो प्री पैंडेमिक जो ईयर था उसके जीडीपी नंबर यानी क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 20 के अगर जीडीपी नंबर से कंपेयर किया जाए क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 22 का, then in that case we can easily see that there is a still 9.2% contraction in the first quarter of financial year 22, which is the pre-pandemic period, or in comparison to the pre-pandemic period. और अगर इस पर्टिकुलर क्वार्टर के रिजल्ट को पिछले जस्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 21 के जो क्वार्टर हैं प्रीसीडिंग क्वार्टर, अगर उससे कंपेयर करें तो भी हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि ग्रोथ ड्यूरिंग अप्रैल जून फाइनेंशियल ईयर 22 वाज अप्रॉक्सीमेटली 16.9%, दैट इज लोअर देन इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ दैट इज क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। यानी जनवरी से लेकर के कैलेंडर ईयर में अगर हम चलें तो जनवरी से लेकर मार्च तक जो ग्रोथ रही है इंडियन इकोनॉमी में इस साल, वो ग्रोथ अप्रैल से जून के जो 3 महीने हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रही। क्यों? क्योंकि उस समय इंडियन इकोनॉमी रिकवरी फर्स्ट पैंडमिक से रिकवर हो चुकी थी, फुली स्टार्ट हो चुकी थी, और मार्च आते आते इंडियन इकोनॉमी फिर से कोविड-19 की सेकेंड वेव में आ गई और जो सप्लाई डिमांड साइड फैक्टर्स थे उनकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। तो दिस नंबर मे बी लिटिल मिसलीडिंग। एक्चुअल अगर डेटा को देखा जाए तो दिस पर्टिकुलर जीडीपी ग्रोथ ऑफ क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 इज नॉट एक्चुअली very good, very appreciating, very cheerful. The statistical department conceded this point and said in a statement that growth rate in quarter 1 of financial year 22 is some cases are unduly high due to the low base effect. Low base effect तो सारे पैरामीटर्स पर, सारे इंडिकेटर्स पर ही हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं।
और अगर काउंटर पार्ट कंट्रीज़ की बात करी जाए तो इंडिया वॉज स्लाइटली बिहाइंड द यूके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर दिस पर्टिकुलर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। जो यूके है उसकी इकॉनमी 22.2% से ग्रोथ करी है ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस। तो यूके की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्चुअली बिलो है। और इसके अलावा जो भी ग्रोथ देखने को मिल भी रही है, थोड़ी बहुत जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हायर कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस टाइम जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो कि थोड़ा सा जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 के Q1 में देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ द ग्रोथ ट्राजेक्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसमें जीडीपी और जीवीए ने कितना ग्रो किया है, परसेंटेज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने कितना ग्रो किया। दिस पर्टिकुलर ऑरेंज लाइन बिलोंग्स टू इंडस्ट्री, दिस ब्लू लाइन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, और दिस yellow magenta line, or we can say purple line belongs to the services sector. And if you see carefully this data, अगर हम बहुत ध्यान से इस डेटा को देखें तो हम देख सकते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट दिस पर्टिकुलर ब्लू लाइन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा है वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहा है इस पैंडेमिक में। अगर फाइनेंशियल ईयर 21 की भी हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में भी एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था, सिर्फ एक ऐसा सेक्टर था जो कि 4% की ग्रोथ से ग्रो किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर हम एग्रीकल्चर का देखें, जो कि दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो पूरे पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर जो रहा है वो स्टेबल रहा है। सर्विसेज और इंडस्ट्री दोनों के ही केस में एक लार्ज फ्लक्चुएशन या लार्ज डिप्रेशन देखने को मिला है, जो कि हमें एग्रीकल्चर के केस में नहीं देखने को मिला। अगर कुछ की इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो रहा, दैट डिनोट्स डिमांड। जनरली प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिनोट्स डिमांड इन एनी इकॉनमी, ग्रो बाय 19.3%। तो हम ये कह सकते हैं Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में जो डिमांड है वो 19% की ग्रोथ रेट से ग्रो करी है। बट इसमें भी सीधा हमें लो बेस का इफेक्ट देख रहा है, जो कि लास्ट ईयर जो पैंडमिक के फर्स्ट वेव में 26.2 था। इसी तरह फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन विच सोर्स इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रजिस्टर्ड द ग्रोथ 55.3% अगेंस्ट अ रिकॉर्ड 46.6% डिक्लाइन इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें भी लो बेस इफेक्ट है, 55.3% का इंक्रीज़ है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल ये माइनस में चला गया था, 46.6% का डिक्लाइन देखने को मिला था Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं इन सिंपल टर्म, तो वो पिछले पैंडेमिक में निगेटिव था, कॉन्ट्रैक्शनरी पोजीशन में था, जो कि इस बार 55.53% से बढ़ा। सीधा मतलब कि इस बार कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। गवर्नमेंट के अगर कंजप्शन की बात करें तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन 4.8% as against 12.7% ग्रोथ अ ईयर। तो गवर्नमेंट का जो एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो 4.8% से डिक्लाइन किया, जो कि पिछले साल 12.7% था। तो ये सारे अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे वही इंडिकेटर्स हैं जो कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते। तो सब में कहीं ना कहीं राइज देखने को मिला है केवल गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन में। और ये थोड़ा सा पेक्यूलर है क्योंकि अगर पिछले साल यानी पैंडेमिक की फर्स्ट वेव में हम देखें तो उस पर्टिकुलर ईयर में फाइनेंशियल ईयर 21 में केवल गवर्नमेंट का ही एक्सपेंडिचर पॉजिटिव नोट में था, जबकि जो अदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब नेगेटिव टेरिटरी में थे। बट इस बार गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है 4.8% से इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड और भी न्यूज़ है, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4, तो मैंने उसको यहीं क्लब कर दिया है। तो दूसरी न्यूज़ क्या है, फिस्कल डेफिसिट नैरोज टू 9-year लो 21% ऑफ टारगेट। सो higher tax collection on tighter rules of GST, as well as a bit of economic recovery and expenditure compression results in the center's fiscal deficit narrowing to 21.3% of the budgeted estimate in the very first 4 months of the current fiscal year. तो
जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन में रूल्स चेंज हुए हैं। इसके बाद स्लाइट इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, या हमें कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है, एंड एक्सपेंडिचर कंजप्शन। इन 3 फैक्टर्स की वजह से इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो फिस्कल डेफिसिट था गवर्नमेंट का वो नैरो हुआ है, कम हुआ है, हम कह सकते हैं 21.3% से। इसका मतलब सीधा ज़्यादा कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आया है, तो गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए पैसा है। खर्च करने के लिए पैसा तो गवर्नमेंट को लोन नहीं लेना है बाहर से, आरबीआई से या किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो डेफिनेटली जो फिस्कल डेफिसिट है वो लो हुआ है। तो जो भी बजटेड एस्टिमेट से इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए उससे 21.3% का फिस्कल डेफिसिट कम आया है। इमेजिन करिए अगर 100% फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने बजट किया है तो उसमें से 21.3% माइनस करके गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल प्रूडेंस की कंडीशन को इम्प्रूव किया है। सो इन एब्सोल्यूट टर्म द फिस्कल डेफिसिट एट 3.3 ट्रिलियन वॉज लोवेस्ट इन द फर्स्ट 4 months इन द 9 years। तो पिछले 9 सालों में ये कह सकते हैं हम सबसे ज़्यादा फिस्कल प्रूडेंस देखने को मिला है। फिस्कल डेफिसिट एट 3.3% वॉज लोवेस्ट इन द फर्स्ट 4 months इन 9 years। और लास्ट ईयर को अगर आपको याद हो तो फिस्कल डेफिसिट जो भी बजटेड एस्टिमेट से फिस्कल डेफिसिट के वो सारे टारगेट ब्रीच हुए थे, क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा था, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट्स गवर्नमेंट रही हो। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ में कोर सेक्टर आउटपुट की बात करेंगे तो इंडिया के जो इंडियन इकोनॉमी में जो कोर सेक्टर है उनका भी आउटपुट 9.4% तक बढ़ा है। सो इंडियाज आउटपुट इन 8 कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली कहा जाता है किसी भी इकॉनमी में ये 8 ऐसे सेक्टर होते हैं जिसकी ग्रोथ को देख कर के हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इकॉनमी किस पैटर्न पर जा रही, इकॉनमी में ग्रोथ होगी या इकॉनमी स्लगिश रहेगी। और पैंडेमिक की वजह से इन तीनों ही 8 सेक्टर में या इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी जो आईआईपी इंडेक्स है उसमें भी कई बार हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है। बट इनटू दिस Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 जो भी 8 कोर सेक्टर का आउटपुट रहा है वो 9.4% तक इंक्रीज़ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार जो कोर इंडस्ट्रीज़ रही हैं उनके आउटपुट में, उनके प्रोडक्शन में 9% का इंक्रीज़ देखा गया है। डेफिनेटली यहाँ पर भी लो बेस इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले साल पैंडेमिक फर्स्ट वेव में देखें तो ये सारे जो सेक्टर्स थे इनका जो आउटपुट था वो निगेटिव हो गया था या बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इस बार जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट है वो या सप्लाई साइड जो फैक्टर्स हैं उनमें उतने ज़्यादा उनका रोल इतना ज़्यादा नहीं रहा पैंडेमिक सेकेंड वेव में इकोनॉमी को अफेक्ट करने में। तो आउटपुट तो इंक्रीज़ किया कोल सेक्टर का, कोल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, रिफाइनरीज़ जो प्रोडक्ट है उनका भी प्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजर्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सबका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से इकॉनमी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकॉनमी इज़ गोइंग टू बी ऑन रिकवरी पाथ। और अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें, कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि पिछली बार लो बेस इफेक्ट था, लो बेस इफेक्ट की वजह से ये 9.4% का इंक्रीज़ कर रहा है। तो सीधी सी बात है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो मंथ ऑन मंथ बेसिस यानी जुलाई का जो प्रोडक्शन रहा है, आउटपुट रहा है इन 8 कोर सेक्टर में, इसको अगस्त के आउटपुट या अगस्त के प्रोडक्शन से अगर कंपेयर किया जाए तो भी 5.4% का इंक्रीज़ है आउटपुट में। तो प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब डिमांड हो रही है इन प्रोडक्ट्स की, यानी कोर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी डिमांड बढ़ रही। दैट इज़ वाई कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग, कंपनीज आर इंक्रीजिंग द आउटपुट। और अगर डिमांड बढ़ रही है कहीं ना कहीं तो इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। एंड दिस इज़ द सेक्टर वाइज ब्रेकअप ऑफ ऑल दीज कोर सेक्टर, जिसमें केवल क्रूड ऑयल को अगर हम छोड़ दें, क्रूड ऑयल इज इन एक्चुअली निगेटिव टेरिटरी -3.21%। अदरवाइज कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब में इंक्रीज देखा गया। तो क्रूड ऑयल हम ये कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल में कॉन्ट्रैक्शन है अभी भी।
क्रूड ऑयल के आउटपुट में या क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में। तो ये सारी जो न्यूज़ थी ये इंडियन इकॉनमी की प्रेजेंट कंडीशन या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड थी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो पैंडमिक सेकेंड वेव के इम्पैक्ट से अब रिकवर हो रही है। और जैसा कि कई इकोनॉमिस्ट का कहना भी है कि Q3 Q4 आते आते इंडियन इकॉनमी की जो रिकवरी पेस है वो फुल हो जाएगी और इंडियन इकॉनमी फुल पेस से रिकवर करेगी एंड विल रजिस्टर द डबल डिजिट ग्रोथ रेट अगर कोविड-19 की थर्ड वेव नहीं आती है, थर्ड वेव के उतने सीरियस इम्प्लीकेशन नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। ग्रोथ में नॉट होल्ड इफ प्राइवेट स्पेंड डिप्स। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में भी इकोनॉमिक ग्रोथ की ही बात करी गई है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी। ये पब्लिक या इकोनॉमिस्ट या स्ट्रैटेजिस्ट या गवर्नमेंट ये ना सोचें कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल है और सस्टेनेबल रहेगी। इसके बावजूद भी जबकि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिप हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में जो ग्रोथ देखी गई है, जो ग्रोथ रजिस्टर्ड हो रही है, वो ग्रोथ आगे Q2 Q3 Q4 ऑफ करंट फिस्कल ईयर में भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट भी बना रहे, वो भी इन्वेस्ट करता रहे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन टर्म्स ऑफ अदर शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमिस्ट का बहुत क्लियर इंडिकेशन है, रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर मे बी डिफिकल्ट टू सस्टेन गोइंग फॉरवर्ड इफ और विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाइकली टू टेपर ऑफ एंड डिमांड रिकवरी एक्सपेक्टेड टू टेक लॉन्गर। तो सीधा सीधा इकोनॉमिस्ट ने बोल दिया कि Q1 में जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि Q2 Q3 और Q4 यानी अपकमिंग क्वार्टर्स में भी एक ग्रोथ सस्टेन करे, तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी इंक्रीज और जो डिमांड रिकवरी में टाइम लग रहा है वो डिमांड रिकवरी में टाइम ना लगे, क्योंकि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली जो डिमांड रिकवरी है वो और स्पीड में होगा। जितनी जल्दी डिमांड रिकवरी होगी उतनी ही स्पीड में इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने भी डिस्कस किया कि इस बार इंडियन इकोनॉमी में जो डिमांड साइड फैक्टर हैं उनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा इन कंपैरिजन टू द पैंडेमिक 1, जहाँ पर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट थे। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट मीन्स रिवर्स लेबर माइग्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से कंपनीज़ के पास लेबर अवेलेबल नहीं था, कंपनीज वर नॉट और प्लांट्स वर नॉट एबल टू रन विद देयर फुल कैपेसिटी। प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, ट्रक्स जो थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास नहीं हो पा रहा, तो सप्लाई साइड जो फैक्टर्स थे उनमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। बट इस बार अनसर्टनिटी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिमांड जो है वो लो हुई है, डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में। तो प्रोड्यूसर के पास इंसेंटिव भी नहीं है कि कोई प्रोड्यूस करे। वो क्यों प्रोड्यूस करेगा जब मार्केट में उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड नहीं है? और अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा देयर विल बी नो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, वेजेस नहीं होंगे, दैट में फर्दर डिटोरिएट द डिमांड। क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा तो डिस्पोजेबल इनकम फॉल करेगी, डिस्पोजेबल इनकम फॉल करेगी तो देयर विल बी फर्दर लैक ऑफ डिमांड। और इसी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि डिमांड जो रिकवरी है, जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो डिमांड है वो Q3 Q4 तक रिकवर कर जाएगी। तो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिप करता है तो ये डिमांड रिकवरी जो है ये Q3 Q4 से भी ज़्यादा का टाइम ले सकती है। इन दैट केस रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ मे नॉट बी सस्टेनेबल फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। और लो बेस इफेक्ट जो है, इकोनॉमिस्ट का भी कहना है गवर्नमेंट शुड सी ऑल द पैरामीटर्स, ऑल द इंडिकेटर्स वेरी केयरफुली, कि आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उनके पैरामीटर्स, उनके इंडिकेटर्स पर भी लो बेस इफेक्ट दिखेगा। तो नंबर तो बहुत अच्छा दिखेगा कि जीडीपी ग्रोथ इस नंबर से, कोर सेक्टर आउटपुट इस नंबर से इंक्रीज कर रहा है, सर्विसेज एक्टिविटीज़ पीएमआई इस पर्टिकुलर नंबर से ग्रो कर रहा है, बट एक्चुअल में कितना ग्रोथ हुआ है इसको कंपेयर करने के लिए प्री पैंडेमिक ईयर से कंपैरिजन करना विल बी मोर फ्रूटफुल। तो लो बेस इफेक्ट इज ऑल सेट टू वेयर ऑफ द अपकमिंग क्वार्टर्स। लेकिन ये भी है कि
जैसे जैसे हम Q2 से Q3 Q4 एज वी प्रोग्रेस, जो लो बेस का इफेक्ट है वो भी डिमिनिश करेगा। हालांकि Q1 और Q2 में हमें लो बेस इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर इसी Q1 Q2 में अगर आपको याद हो, पैंडमिक फर्स्ट वेव में नेशन वाइज लॉकडाउन था। तो लेकिन इम्पैक्ट तो है लो बेस का, लेकिन ये जो लो बेस का इम्पैक्ट है ये आगे आने वाले क्वार्टर्स यानी Q3 Q4 तक डिमिनिश होता जाएगा, क्योंकि इस समय तक Q3 Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 यानी पिछले साल में इंडियन इकॉनमी इन दो क्वार्टर्स में रिकवरी की स्टेज पर आ चुकी थी। तो जो लो बेस का इफेक्ट है वो भी अब रिड्यूस होगा। तो गवर्नमेंट शुड नॉट रिलाई ऑन डेटा मोर, कि शो करने के लिए डेटा होगा, क्योंकि अभी तो आपको दिख रहा है कि 24.2% से पर्टिकुलर इंडिकेटर ग्रो कर रहा है, 20% से पर्टिकुलर इंडिकेटर ग्रो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन ये लो बेस का इफेक्ट दिख रहा है। बट आगे आने वाले टाइम में ये लो बेस इफेक्ट भी नहीं रहेगा। इकोनॉमिक रिवाइवल विल डिपेंड लार्जली ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर and monetary policy support as COVID-19 related risk still persist, और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इंडियन इकोनॉमी को देखने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे वो फिजिकल पॉलिसीज़ हो, दैट शुड बी सपोर्टिव टू द प्राइवेट सेक्टर, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग है, वो बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 का रिजल्ट प्री पैंडेमिक ईयर से कंपेयर करें, जीडीपी डेटा प्री पैंडेमिक ईयर कौन सा था हमारा? Q1 फाइनेंशियल ईयर 20। अगर इससे कंपेयर करें तो अभी भी हमें 9.2% का लोअर जीडीपी नंबर मिलता है। तो ये जो हमें 20.1% की जीडीपी ग्रोथ आज Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में देखने को मिल रही है, ये नंबर एक्चुअली मिसलीडिंग है। अगर आप इसको प्री पैंडेमिक से कंपेयर करें तो अभी भी ये प्री पैंडेमिक ईयर के कंपैरिजन में अभी भी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम है। और इसी तरह ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इंडिकेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रो 55.3%। ये जितने भी जो नंबर्स अभी हमने डिस्कस किए पहले वाले आर्टिकल में, ये भी कहीं ना कहीं लो बेस इफेक्ट के ही रिजल्ट्स हैं, आउटकम है। तो इकोनॉमिस्ट का कहना है क्लियरली कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये Q1 की जो ग्रोथ है ये सस्टेन रहे। एंड दिस इज़ द चार्टिंग ग्रोथ ऑफ, और जिसमें हमने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करी है और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करी है। सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी फाइनेंशियल ईयर 20 यानी प्री पैंडेमिक से कंपेयर किया है पैंडेमिक ईयर्स को, यानी 21 और 22 का कंपैरिजन है। और हम क्लियरली देख सकते हैं ये तो रहा हमारा पैंडेमिक ईयर, तो इससे कंपेयर करना जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो अगर हमें सच इम्पैक्ट रियल देखना है तो कहीं ना कहीं हमें प्री पैंडेमिक से इस ईयर को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इस ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी इंडियन इकॉनमी में जो रिकवरी है वो एक्चुअल टर्म में स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि इस ईयर में फाइनेंशियल ईयर 22 में मोस्ट ऑफ द जो इंडिकेटर्स थे वो निगेटिव टेरिटरीज में, आप देख सकते हैं निगेटिव टेरिटरीज में थे। हालांकि Q3 Q4 तक आते आते रिकवरी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी तो हम Q1 और Q2 में ही हैं। तो इसलिए कंपैरिजन अगर इससे होगा तो इसमें तो सीधा सीधा निगेटिव हमें दिख रहा है ग्रोथ, तो लो बेस इफेक्ट है। तो एक्चुअल कंपैरिजन के लिए इट विल बी गुड दैट वी कंपेयर फ्रॉम दीज इंडिकेटर्स और दीज डेटा। तो फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज तो हुआ है बट दैट इज़ नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट राइट नाउ। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमिस्ट का कहना है सपोर्ट करो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इफ़ यू रियली वांट टू सस्टेन द ग्रोथ। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी गई है। डिस्पाइट हाई बेस एग्री सेक्टर क्लॉक्स ग्रोथ, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इतने पैंडमिक के जितना भी टाइम रहा, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 21 रहा हो, इवन चाहे फाइनेंशियल ईयर 22 जो चल रहा है वो रहा हो, एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमेशा से ही ग्रोथ रजिस्टर करी है। एंड दिस इज़ द GVA चार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर दैट यू कैन सी पॉजिटिव जो ग्रोथ रेट रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इवन लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ थी apart from other sectors. So while other sectors showed a surge due to the base effect, agriculture and allied activity did not have any such concern, and the sector maintained its consistently good performance in the very first quarter of financial year 22. तो 4.5% की ग्रोथ रेट देखने को मिली एग्रीकल्चर सेक्टर में
इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 और इसमें कोई भी लो बेस इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 यानी पिछले साल भी एग्रीकल्चर जो था वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट में ही था। तो एग्रीकल्चर हैज़ बीन द कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन लास्ट दीज 2 years और पैंडमिक ईयर्स। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। पे यू टू बाई बिल डेस्क फॉर $4.7 billion। तो process backed fintech firm PayU is all set to acquire the India's earliest payment gateway BillDesk। तो $4.7 billion में ये डील फाइनलाइज हुई है इन ऑल कैश ट्रांजेक्शन। तो अब PayU is going to buy the BillDesk and after this acquisition PayU will become the largest digital payment space in India. And this deal will also give an exit to the investors like General Atlantic, TA Associates, Temasek, Clearstone Venture and Visa from BillDesk। तो जिनके भी इन्वेस्टमेंट हैं वो अब हट जाएंगे। फिलहाल BillDesk is going to be the part of PayU। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। निफ्टी ब्रीचेस 17K, सेंसेक्स टॉप्स 57K। तो निफ्टी एंड सेंसेक्स आर बेसिकली इंडाइसेस ऑफ NSE एंड BSE और रीसेंट टाइम से इन दोनों ही के NSE और BSE की जो भी इंडाइसेस हैं इनमें उछाल देखने को मिल रहा है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ US फेडरल बैंक। तो US के जो सेंट्रल बैंक है उसमें कुछ अनाउंसमेंट हुई थी, कल हमने डिस्कस भी करी थी वो न्यूज़, आप बैक जा करके देख सकते हैं। उसकी वजह से कंटिन्यूसली इंडिया के जो स्टॉक मार्केट हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अभी ट्यूसडे को निफ्टी 50 जो है वो 17,000 मार्क से पहली बार क्लोज हुआ। सेंसेक्स हैज़ ऑल्सो सोल्ड पास 57,000 लेवल। फिलहाल के लिए बुल कंडीशन चल रही है एंड देयर इज स्टिल नो स्टॉपिंग ऑफ बुल कंडीशन। 50 ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करें तो इंडेक्स ऑफ 50 ब्लू चिप स्टॉक टुक जस्ट 19 ट्रेडिंग सेशन टू स्केल द लेटेस्ट 1000 पॉइंट। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज ब्लू चिप कंपनीज और ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। विल सी रोबस्ट ग्रोथ थैंक्स टू रिफॉर्म्स कैपेक्स पुश से CEA। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मिस्टर KV सुब्रमण्यम ने इंडियन इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है और जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हैं उसके लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को क्रेडिट दिया है एंड उनके अकॉर्डिंग thanks to the reforms, structural reforms that government has taken into this pandemic year, apart from the capital expenditure, capex means capital expenditure, तो capital expenditure जो push है उसकी वजह से Indian economy is all set for the robust growth in upcoming quarters। तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रैपिड इनॉक्यूलेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर क्लीन अप, all these factor will recover the pre-COVID level by the next year। तो इनॉक्यूलेशन मीन्स बेसिकली जो ड्राइव चल रही, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और इंडिया हर दिन रिकॉर्ड रजिस्टर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी इज़ ऑल सेट टू हैव द रोबस्ट growth in upcoming quarters, that is Q3, Q4 as per our chief economic advisor। और US के जो रिपल इफेक्ट्स एंड टेपरिंग बाय US फेडरल रिजर्व उसको लेकर के हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनका कहना है कि दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडिया। व्हेनेवर टेपरिंग हैपेंस इंडिया विल बी इन वेरी गुड पोजिशन टू विथस्टैंड इट and India's macroeconomic fundamentals are much stronger now than the past the global financial crisis। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट इंगेजिंग विद इंडस्ट्री टू सपोर्ट इकोनॉमिक रिवाइवल। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट इज़ कंटिन्यूसली इन कंसल्टेशन विद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेक होल्डर्स टू सपोर्ट देयर डिमांड, टू listen their points, to listen their arguments, to listen their recommendations, to listen their issues in order to support the economic revival। और इंडिया इस समय Q1 के रिजल्ट को देखने के बाद इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया इज ऑल सेट फॉर द रोबस्ट ग्रोथ, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, बट दैट पर्टिकुलर ग्रोथ इज कंडीशनल। अगर गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी है, RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है वो सपोर्टिव रहती हैं, देन ओनली इंडिया विल बी एबल टू सी अ रोबस्ट ग्रोथ इन Q3 एंड Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड है स्टेक होल्डर से ऑल अक्रॉस द सेक्टर टू इंश्योर द इकोनॉमिक रिवाइवल इज एडिक्वेटली सपोर्टेड। क्योंकि अब जो कोविड के केसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो चुके हैं,
तो डिमांड पिकअप करेगी, इन्वेस्टमेंट पिकअप करेगा, मार्केट में मनी की जो डिमांड है, फंड की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, लिक्विडिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट और आरबीआई का काम है। तो गवर्नमेंट का कहना है गवर्नमेंट इज़ ऑल सेट, ऑल ready to support the economic growth, and that is why government is engaging with all industry expert, economists, industry association. Revival of the economy for the various other reasons require a certain kind of support and government is ready to provide it. जैसा कि हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करने के लिए, इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि पैंडमिक के सेकेंड वे में पूरा क्रैक डाउन हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर की जो असलियत थी वो सामने आ गई। तो अब जो गवर्नमेंट का फोकस है वो हेल्थ केयर सेक्टर पर भी है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर शुड कम फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्रूवमेंट इन इंडिया। और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, फिजिकल पॉलिसीज़, उनमें चेंज करेगी जिससे कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो आगे आ सके और एडिक्वेट लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके हेल्थ केयर सेक्टर को, जिससे कि जो हेल्थ केयर सेक्टर में कमियां हैं वो इंडियन इकॉनमी में उनको ओवरकम किया जाए और इंडिया की जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको प्रिपेयर किया जा सके आगे आने वाली किसी भी दूसरी तरह की पैंडेमिक की सिचुएशंस। इसी तरह अदर सेक्टर्स की भी बात करी है गवर्नमेंट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए, इक्विपमेंट के लिए गवर्नमेंट जिस भी तरह की लोन गारंटी स्कीम हो सकती है लाएगी, ऐसे सभी सेक्टर्स के लिए जो कि कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एफर्ट्स ऑन टू इंक्लूड द जी सिक्योरिटी इन ग्लोबल इंडाइसेस दास। आरबीआई बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको ग्लोबल इंडाइसेस में रजिस्टर कर दिया जाए, जिससे कि इंडिया के लिए जो इन्वेस्टर बेस है वो ब्रॉड हो। डेफिनेटली अगर इंडिया की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इंडियन इकॉनमी की, वो किसी भी ग्लोबल इंडाइसेस में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडाइसेस में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस होगी। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी चांस मिलेगा कि वो इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर पाएँ। तो गवर्नमेंट के लिए भी जो इन्वेस्टर बेस है वो बढ़ेगा। और जिस तरह से LIC के IPO को लाने की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट ने क्लियर इंडिकेशन दिया कि LIC के IPO में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। उसको देखते हुए इंडियन इकॉनमी को कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टर बेस बढ़ाना है। अभी क्या है, जी सिक्योरिटी के लिए कौन इन्वेस्टर्स हैं? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन इकॉनमी के जो सिटीजन हैं वही केवल इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वंस इट गेट रजिस्टर्ड इन टू एनी ग्लोबल इंडाइसेस, foreign institutional investors, foreign investors, they can also buy or they can also sell the government security. Government security means Indian government securities, and that is why RBI is working closely with the central government to enable international settlement of government securities and incorporation of local bonds into global bond indices to broaden the investor base. And as per Mr. Das, this will be for public good, क्योंकि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हमारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट पेपर्स हैं, अगर वो ग्लोबल इंडाइसेस में इंडेक्स हो जाते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड कंडीशन एंड दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव द इन्वेस्टर बेस एंड financial prudence and financial image of Indian economy at global level. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.